वेलकम टू PW ओनली आई। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स के हमारे आज के इस सेशन में। आज 14 अगस्त 2024 है, तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। ये वो कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जिन पर आज हम विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। लेकिन इसके पहले कि हम इन आर्टिकल्स पर आगे बढ़ें, क्यों ना एक निगाह द हिंदू पर डाली जाए। द हिंदू को जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ मिलेगी, जिसके बारे में हो सकता है अभी तक आपको जानकारी मिल भी गई हो। ये मामला है आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का, जहां पर एक ट्रेनी डॉक्टर को रेप करके बहुत ही ब्रूटली मर्डर कर दिया गया। इस मामले में डॉक्टर्स में काफ़ी गुस्सा है, वो प्रोटेस्ट पर हैं और वो चाहते हैं कि डॉक्टर्स को उनके वर्क प्लेस पर तो सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए। वो ट्रेनी डॉक्टर इमरजेंसी ड्यूटी पर थी। 36 घंटों तक काम करने के बाद वो सोने गई थी जब उनके ऊपर हमला किया गया और उसके बाद उन्हें रेप करके मर्डर कर दिया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है, ये बोलते हुए कि पुलिस ने अभी तक इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस अवेल नहीं की है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने डॉक्टर्स से भी अर्ज किया है कि अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि पेशेंट्स की तरफ उनके कुछ पायस ऑब्लिगेशंस भी हैं। तो इस मामले में देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्या स्पीड ये मामला अवेल कर पाता है। ठीक है, इस मामले के बाद हम अपने आर्टिकल्स पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले यूपीएससी फाउंडेशन बैचेस में जो इंडिपेंडेंस डे के ऑफर्स अवेलेबल हैं, आप उन पर एक निगाह डाल सकते हैं। अप टू 60% के ऑफ को आप वेरियस कोर्सेज में अवेल कर सकते हैं, चाहे वो संकल्प, प्रहार या टाइटन की बैचेस हों। एट द सेम टाइम अपनी ऑप्शनल बैचेस में भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, जो कि महज 8,000 में अवेलेबल है। प्रारंभ के कोर्सेज में भी अच्छा डिस्काउंट अवेलेबल है। जहाँ प्रारंभ का कोर्स 49,000 का था, वो 33,000 में अवेलेबल है। और अगर आप उसके साथ BA डिग्री प्रोग्राम भी ले रहे हैं तो 67,000 में ये कोर्स भी अवेलेबल है। एट द सेम टाइम आप यहाँ पर जो सृजन की मीन्स की बैचेस हैं उन्हें भी डिस्काउंटेड रेट में अवेल करने के साथ साथ जो 25% का फ्लैट ऑफ है उसे अवेल कर सकते हैं। 17 अगस्त तक ये सभी ऑफर्स अवेलेबल हैं। इन ऑफर्स के बाद हम शुरुआत कर सकते हैं अपने पहले आर्टिकल के साथ, एंड दैट इज़ अबाउट बेल इज़ रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। एक लीगल प्रिंसिपल है कि बेल मिलना सभी का अधिकार है, ये रूल है। अधिकार तो नहीं कह सकते, कोई फंडामेंटल राइट तो नहीं है। अल्टीमेटली जुडिशियल अथॉरिटीज़ पर ये डिपेंडेंट होता है, लेकिन एक रूल है कि आपको बेल मिलेगा। एक्सेप्शनल केस में आपको जेल जाना होगा। अक्सर इस बारे में बातचीत होती है और हाल फिलहाल में कोर्ट ने ये कहा कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट जैसे गंभीर अपराधों में भी सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन यही है कि इन जनरल बेल मिल जानी चाहिए। जेल तो एक्सेप्शनल केसेस में दिया जाता है। ये पूरा प्रिंसिपल कि बेल एक रूल है और जेल एक्सेप्शनल केसेस में हमें देना होगा, ये पूरा प्रिंसिपल इवॉल्व होकर आता है यहाँ पर 1977 के स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद अलियास बलिया केस में। यहाँ पर इस बात को हाईलाइट किया गया कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में ही बेल को डिनाई किया जाए, जब इस बात का अंदेशा हो कि जस्टिस डिलीवर नहीं किया जा सकेगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा, ऑफेंस रिपीट हो सकता है, या विटनेस किसी भी जुडिशियल प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। नहीं तो इन जनरल बेल मिलना चाहिए। जो बेल का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल यही है कि एक व्यक्ति को जस्टिस मिले, एट द सेम टाइम उसकी पर्सनल लिबर्टी को भी इंश्योर किया जाए। बेल देते वक्त ऑफेंस की ग्रेविटी और हीनियसनेस का ध्यान रखा जाता है और इस बात को भी संज्ञान में लिया जाता है कि बेल देने से जुडिशियल प्रोसेस में किसी भी तरीके का हिंड्रांस क्रिएट ना हो। बेल एक बहुत ही सिंपल सा लीगल प्रोसेस है जहां पर किसी भी व्यक्ति को जुडिशियल कस्टडी से रिलीज कर दिया जाता है, इस बात की गारंटी के साथ जब उसे ट्राई किया जाएगा तो वो कोर्ट प्रीमाइस में मौजूद हो जाएगा। इसीलिए इस बात को इंश्योर किया जाता है कि जिस भी व्यक्ति को बेल दी जा रही है वो कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर ना जाए। अक्सर आपने मूवीज़ में देखा होगा कि तुम्हें बेल तो मिल गई है लेकिन तुम शहर के बाहर नहीं जा सकते। ऐसा इसीलिए तो कहा जाता है। मेन गोल यही होता है कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हों जब भी आपको बुलाया जाए। आपकी लिबर्टी को रेस्पेक्ट करते हुए नहीं डिटेन किया जाएगा, लेकिन आप जुडिशियल प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को सभी लोगों के लिए। ह्यूमन डिग्निटी और पर्सनल लिबर्टी को इंश्योर करते हुए बेल देना बहुत ज़रूरी है। बेल 3 तरीके की होती है, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी बेल। रेगुलर बेल जो है वो किसी भी व्यक्ति को मिलती है जो ट्रायल में होता है, अंडर ट्रायल होता है। इंटरिम बेल इन बिटवीन दी जाने वाली बेल है। जब आपकी रेगुलर बेल
अंडर कंसिडरेशन है, विचार चल रहा है, तो उस बीच आपको इंटरिम बेल दे दी जाती है। हाल फिलहाल में हमने डिस्कस किया था कि अरविंद केजरीवाल जी को इंटरिम बेल मिली थी। एंटीसिपेटरी बेल तब ली जाती है जब आप गिरफ्तार होने से पहले ही अपने बेल के प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा पूरा आर्टिकल, बेल इज रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। हमारा अगला आर्टिकल G4 कंट्रीज के बारे में है। हाल फिलहाल में इंडिया की ओर से यूनाइटेड नेशंस में जो डिप्यूटी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इल इक्विप्ड है, ये इंटरनेशनल चैलेंजेस को एड्रेस करने में कैपेबल नहीं है। पूछा गया भाई साहब क्यों? उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पे रिफॉर्म्स की प्रॉबिलिटी नहीं है। मैं आपको बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की जब भी मीटिंग होती है, सेशन लगता है, तो उसके पैरेलली G4 कंट्रीज़ भी आपस में मीटिंग कर लेती हैं। यहाँ पे ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया और जापान मिलकर बातचीत करते हैं। ये ग्रुपिंग 2005 में तैयार हुई थी, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए बिड करते हैं। पैरेलली मैं आपको बता दूं कि कई सारे दुनिया के देश हैं जो सपोर्ट करते हैं G4 कंट्रीज़ की इस बिड को। मैं अगर ऐसे देशों के नाम लेना चाहूँ तो नाम में आएंगे यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और US। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों देश यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट रखते हैं। हालांकि इनका सपोर्ट भी कंडीशनल है, अलग अलग केसेस में कंडीशंस अलग अलग होती हैं, जैसे कि परमानेंट सीट तो दे दी जाएगी लेकिन वीटो पावर नहीं दिया जाएगा, या शुरुआत में वीटो पावर नहीं दिया जाएगा, बाद में दिया जाएगा। ऐसे कई तरीके की कंडीशंस अक्सर इन देशों के द्वारा भी इम्पोज की जाती हैं। लेकिन G4 कंट्रीज जो बिड करती हैं UNSC में परमानेंट सीट के लिए, उसे काउंटर करता है द कॉफी क्लब, जिसे यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस UFC कहा जाता है। कॉफी क्लब 1990s में बनाया गया था इटली के डायरेक्शन में, जो अपोज करते हैं परमानेंट सीट के एक्सपेंशन को। 1995 में जब इसे बनाया गया तो इसमें इटली, पाकिस्तान, मैक्सिको और इजिप्ट शामिल हुए। बाद में कनाडा, स्पेन, टर्की, अर्जेंटीना और माल्टा ने भी इसे ज्वाइन किया। इनका आर्गुमेंट ये है कि अगर हम परमानेंट सीट को एक्सपेंड करते हैं तो चीज़ें और बेकार हो जाएंगी। ये एक्सपेंशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्सपेंशन नहीं होगा, प्रिविलेजेस का एक्सपेंशन होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में काम कंसेंसस से होना चाहिए, ना कि किसी की एक्सेसिव अथॉरिटी या वीटो से। ये बातें कॉफ़ी क्लब वाले करते हैं। हमारा अगला आर्टिकल डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक के बारे में है। मैंने ये वीडियो तैयार की और अब मैं इस वीडियो को सपोज करिए कि आप तक डिलीवर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अचानक से इतने सारे लोग इस वीडियो को ओपन कर लें कि ये वीडियो आपके फ़ोन में चलना बंद हो जाए। अब आपको ऐसा महसूस होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आपने अक्सर ऐसा देखा है कि जब कोई सेल लगती है और आप उस वेबसाइट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि आप भी कोई सस्ता सामान खरीद सकें, तो अक्सर वो वेबसाइट काम करना बंद कर देती है। आपने अक्सर ऐसा भी देखा है कि जब आप तत्काल टिकट बुक करते हैं तो प्लेटफॉर्म काम करना बंद कर देता है, अटक जाता है, क्योंकि कई सारे लोग उस पर एक साथ काम करने लग जाते हैं। अब ये तो जेन्युइन केसेस होते हैं जहाँ पर अचानक से किसी वेबसाइट पर, प्लेटफॉर्म पे कई सारे लोग एक साथ एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो सर्वर काम करना बंद कर देता है। लेकिन कई बार ये काम ज़बरदस्ती फेक तरीके से भी किया जाता है। मतलब आप एक वेबसाइट एक्सेस करने जा रहे हैं और उस पर कई सारे बॉटनेट्स आकर फेक ट्रैफिक क्रिएट कर देंगे। ऐसा महसूस होगा कि कई सारे यूज़र्स उस वेबसाइट को अचानक से एक्सेस कर रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो फेक बॉट्स होते हैं जो ये काम कर रहे होते हैं। लेकिन फिर उसका नुकसान ये होता है कि जो ओरिजिनल यूज़र है वो उस वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पाता, क्योंकि ये बॉट्स उसे ओवरक्राउड कर देते हैं। हाल फिलहाल में इलोन मस्क ने कहा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर मैसिव DDoS अटैक हो जाएगा जब ट्रंप के इंटरव्यूज़ में लाइव लिसनर सुनने की कोशिश करेंगे। तो अचानक से बॉट्स के द्वारा किसी भी प्लेटफॉर्म को ओवरक्राउड कर देना ताकि उसे ओरिजिनल यूज़र्स एक्सेस ना कर पाएँ और कहने लग जाए सर्वर डाउन। इसे ही कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, जहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएंगी, अनअवेलेबल हो जाएंगी, सस्पेंड हो जाएंगी ओरिजिनल यूज़र के लिए। साइबर सिक्योरिटी फर्म फोर्टिनेट इसे साइबर क्राइम का दर्जा देता है। अलग तरीके के साइबर अटैक से डिफरेंट, ये आपके सिक्योरिटी पैरामीटर को ब्रीच नहीं करता, ये तो केवल लेजिटिमेट यूजर्स तक उस सर्विस को जाने से रोक देता है। इसे ही तो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहा जाता है, जो आपके सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को टारगेट करते हुए फेक रिक्वेस्ट भेज देगा, आपके रैम या CPU को ओवरक्राउड कर देगा। मल्टीपल कनेक्टेड डिवाइस अक्सर इसका शिकार बनती हैं। ये तो हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। हमारा अगला आर्टिकल उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग के बारे में है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर MSME को हाल फिलहाल में उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग दी गई है।
कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के द्वारा। भला ऐसा उन्होंने क्या कर दिया? एमएसएमईज के लिए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए इन्हें ये रेटिंग दी गई। ऑन साइट असेसमेंट किया गया टीम के द्वारा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का हिस्सा है, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया, इन लोगों ने जाकर एसेस किया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई को, और उन्हें महसूस हुआ कि काम बहुत अच्छा हुआ है, और यही कारण है कि उन्हें ये 3 स्टार रेटिंग दे दी गई। 1962 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एमएसएमई को बनाया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई के विदिन काम कर रहे थे, और इनका काम था एमएसएमईज को एंटरप्रेन्योरशिप और स्किल डेवलपमेंट में और माहिर बनाना। ये कई सारी ग्लोबल बॉडीज़ के साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि UNIDO, UNDP, DCAC, UNESCO, ILO, CFTC and a lot of other organizations। NIMSME इसे थीम बेस्ड सेंटर्स बनाने के लिए एक्नॉलेज किया गया। इन्होंने नेशनल रिसोर्स सेंटर फॉर क्लस्टर डेवलपमेंट तैयार किया क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच के थ्रू, जिससे एमएसएमईज को बहुत फ़ायदा हुआ। तो उनके इसी काम के लिए इन्हें उत्कृष्ट 3 स्टार रेटिंग दे दी गई। हमारा अगला आर्टिकल कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि कवच के बारे में है। इसके बारे में अक्सर बात होती है। जब भी कोई एक ट्रेन एक्सीडेंट होता है तो मन में एक सवाल आता है कि इसे कैसे रोका जा सकता था, क्या हम सेफ्टी पैरामीटर को बेटर कर सकते हैं? और मन में ख्याल आता है कि सेफ्टी पैरामीटर तो पहले से ही अवेलेबल हैं, हमें तो बस उसे यूज़ करना है सही तरीके से। हमारे पास है कवच। अनफॉर्चुनेटली कवच को अभी तक हम सभी ट्रेन्स में डिप्लॉय नहीं कर पाए हैं। यही कारण है कि ट्रेन्स के टकराने के अक्सर ऐसे केसेस आ जाते हैं। कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि एक व्हीकल को, एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन या किसी भी और ऑब्स्टिकल से टकराने से बचाती है। एग्जाम्पल के तौर पे CAS में यानी कि कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी कि कवच में 2 पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्लॉट किया जाता है। मतलब कि आपके एक ट्रेन में कवच डिप्लॉयड है और दूसरे ट्रेन में भी कवच डिप्लॉयड है। तो यहाँ पे RFID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये पता कर लिया जाता है कि आपका रूट क्लियर है कि नहीं है। अगर किसी दूसरी ट्रेन ने रेड लाइट को ब्रीच किया है और वो आपके सामने आ रही है तो ये कवच आपको पहले से बता देता है। ऑटोमेटेड ब्रेकिंग सिस्टम भी होता है। ट्रेन्स में ऑटोमेटिकली जो ब्रेक्स हैं वो लगने शुरू हो जाते हैं। ये इंडिजिनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है जो कि रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लैस सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 पर यह काम करता है। एरर की प्रोबेबिलिटी कवच में न के बराबर है। 10,000 सालों में एक एरर प्रोबेबल होता है। प्रोटेक्शन ट्रेन को अगर कोई रेड सिग्नल को क्रॉस करती है तो फिर आपको पहले से जानकारी मिल जाएगी, इससे कोलिजन बचेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। 2016 से ही कवच को पैसेंजर ट्रेन्स में डिप्लॉय करने के एफर्ट्स किए जा रहे हैं, हालांकि ये काम अभी तक पूरा तो नहीं हो सका है। हमारा अगला आर्टिकल कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय यानी कि KGBV के बारे में है। NCERT ने KGBV के ऊपर एक असेसमेंट किया। असेसमेंट रिपोर्ट कुछ खास अच्छी तो नहीं रही। 30 जून 2023 तक का डेटा प्रेजेंट किया गया। बोला गया राइट नाउ 5,639 अप्रूव्ड कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें से केवल 4,260 ही फंक्शनल हैं। 799 पार्शियली फंक्शनल हैं और 580 तो बंद हो चुके हैं। ट्रांसपेरेंसी का मुद्दा है। 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं केवल और केवल 2019-20 में। फंड्स का डिसबर्समेंट बहुत इनएफिशिएंट है, इसकी वजह से डिले भी होता है। हाई नॉन फंक्शनल रेट्स देखने को मिला है कुछ राज्यों में, जैसे कि बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। कंस्ट्रक्शन के चैलेंजेस भी आए हैं। कई बार इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन देखा गया है, लैंड डिस्प्यूट और अप्रूवल डिले भी देखा गया है। 19% जो टीचर्स हैं केवल वो ही फुल टाइम स्टाफ हैं। ज़्यादातर लोग तो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं या डिप्यूटेशन पे हैं, और टीचर्स भी रुकते नहीं हैं क्योंकि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। केवल 3% टीचर्स ऐसे हैं जो 15 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस के हैं, शायद उन्होंने भी मजबूरी में ही काम किया हो। वार्डन्स केवल 2/3 विद्यालयों में ही अवेलेबल हैं। 65% बच्चियों ने सेफ्टी क्वेरीज पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, मतलब कि वो अनसेफ फील करती हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, मूड स्विंग्स स्टूडेंट्स में कॉमन है। ओवरक्राउडिंग का मुद्दा है। इनसफिशिएंट हीटिंग है। सैनिटरी फैसिलिटीज़ की कमी है। नॉन रेगुलर स्टाफ एकेडमिक क्वालिटी को भी गिराता है।
ये कई तरीके की प्रॉब्लम इस तरीके के विद्यालय फेस कर रहे हैं। केजीबीवी को जब बनाया गया था तो बहुत उम्मीदों के साथ इसे 2004 में यूनियन गवर्नमेंट ने रेसिडेंशियल स्कूल फॉर गर्ल्स के फॉर्म में बनाया था। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़, एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स में यहाँ पे फीमेल रूरल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए तैयार किए गए ये स्कूल 10 से 18 साल के डिसएडवांटेज बैकग्राउंड की बच्चियों को टारगेट करते थे। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सोशल कैटेगरी गैप्स को ब्रिज करने का प्लान था, जहां पर रेसिडेंशियल स्कूलिंग फैसिलिटी क्लास 8 तक देनी थी। एजुकेशन को 5th से 8th क्लास तक इंप्रूव करना था। एलिमेंट्री स्कूल से सेकेंडरी एजुकेशन में इजी ट्रांजिशन को इंश्योर करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये काम होता नहीं नजर आ रहा। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो हमने कल देखा था, टेलर कॉलम फिनोमेना के बारे में, आंसर सी था। क्वेश्चन जो प्लास्टिकेटिंग फंगई पे था, ए करेक्ट था, जबकि यहां ग्रेन एटीएम पे केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट था। आज के प्रश्न देखते हैं। बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन किस प्रिंसिपल में बेटर रिफ्लेक्ट होगा, किस आर्टिकल में? 19, 21, 22 और 32। क्वेश्चन है कवच के बारे में। ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये GPS सेंसर्स का इस्तेमाल करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ये है G4 ग्रुप के बारे में। इनमें से कौन G4 ग्रुप का हिस्सा है? सेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।